नहीं सभी को एक बार फिर से हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूरी होते हैं। आप भी इसको देखेंगे, वीडियोस को पॉज कर करके जितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं वो कीजिए और फिर मैसेज करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस में से आपने कितने सही उत्तर दिए। चलते हैं, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, वह है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। मतलब कि जो लोकसभा और राज्यसभा जो हमारा होता है, उन दोनों का अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो वो उसका जो अध्यक्षता जो करते हैं, जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होता है स्पीकर। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्पीकर। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर से ये बनता है कि ये जो आर्टिकल होगा, ये कौन सा आर्टिकल से जो होगा ये किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 से ज्वाइंट सेशन की बात की जाती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है किस राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि लंबा होने की वजह से या थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड होने की वजह से क्या होता है, वो सही से हम समझ नहीं पाते हैं और सही नतीजे पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर कहीं किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टोटल सीट होगा, मैक्सिमम सीट मिनिमम सीट जो होगा, सॉरी मैक्सिमम सीट, है ना, मैक्सिमम सीट जो हो सकता है वो कितना हो सकता है। ठीक है, मतलब कितने से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये इसका जो जवाब होगा वो होगा 1/3। मतलब ये हुआ कि अगर किसी विधानसभा में जो जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, अगर वहां पर 100 सीट है, जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में 403 विधानसभा का सीट है जो कि मैक्सिमम है। तो वहां पर 400 का 1/3 से ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट नहीं होगा, 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि 400 का 1/3 से ज्यादा सीट नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बाकी आपको ये पता ही होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कितने राज्यों में है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है। तो इसका भी जवाब गंगा ही होगा। जल ग्रहण क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा जो है इसमें है, गंगा में। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय, अच्छा यहाँ पर से गंगा से एक सवाल आपसे है कि गंगा को हम गंगा जो कहते हैं, इसका जो नाम पड़ा, जैसे कि हम जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा कहलाता है। तो गंगा किस शहर से हम इसे कहेंगे, कहाँ से शुरू होती है गंगा, किस शहर से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इन इंडिया आर कॉमनली नॉन एज। अब देखिए इसमें आपको ये सवाल पूछ रहा है कि हम इसे मॉनसून फॉरेस्ट कहेंगे, टाइडल फॉरेस्ट कहेंगे, अल्पाइन कहेंगे या थ्रोन फॉरेस्ट कहेंगे। तो हम इसे मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट होता है इंडिया में वो होता है मॉनसून फॉरेस्ट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान गया बिहार में विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था। was the prominent leader of the revolt of 1857 in गया बिहार। तो इनका नाम है अली करीम खान। देखिए वैसे तो एक पॉपुलर क्वेश्चन है ही है कि बिहार से पूछेगा, ये तो हो गया कि बिहार के अंदर से हमने पूछ लिया गया जा करके जिला के बारे में। लेकिन अगर पूछेगा बिहार से किन्होंने किया, तो हम जानते हैं कि जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह थे वो, तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर जा करके देखेंगे कि कहता है कि गया से अगर पूछ रहा है कि गया जो है वहां से किन्होंने किया था, तो अली करीम खान। जो गया के रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि करीमगंज जो नाम एक मोहल्ला है वो इन्हीं के नाम से रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, देखेंगे मानव रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए मुख्यतः कौन से पदार्थ जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या हो, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि रक्त का यानी कि जो ब्लड का होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 के वर्ष 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कौन अतिथि थे। यानी कि अभी जो रिपब्लिक डे मनाया गया था 2025 में, तो उनके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। तो ये जो थे
वो प्रेबोवो सुबियांतो थे। और ये जो प्रेसिडेंट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले इसका हम उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा आसियान। अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, वो हम लोग समझते हैं। दरअसल एक्ट ईस्ट ईस्ट पॉलिसी जो था, इसे 1991 में हमारे एक पीएम थे जिनका नाम था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी। और इसी को चेंज कर करके 2014-15 में हमारे जो वर्तमान पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन्होंने ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज कर करके कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये चीज था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित मैदान को मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा जल निकासी प्राप्त होता है? यानी कि कह रहा है द प्लेन नॉर्थ ऑफ द गंगा इन बिहार आर मेनली ड्रेन्ड बाय विच रिवर सिस्टम। तो कहता है, क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी का जो उत्तर साइड का जो मैदान है ना, उसको किस नदी तंत्र द्वारा जल प्राप्त होता है, या जल निकासी, निकासी मतलब बहना, हाँ, वो बहना होता है। तो देखिए, ये जितनी भी नदियां हैं, सोन और पुनपुन, दामोदर एंड अजय, या महानदी एंड सुवर्णरेखा, तो ये सब जो है, जैसे सुवर्णरेखा तो झारखंड में चला आता है, जहाँ जिसके बगल में आपको जो जमशेदपुर है, वो इसी सुवर्णरेखा के बगल में पड़ता है, मतलब के साइड पड़ेगा। सोनपुर भी साउथ में पड़ता है, दामोदर बंगाल में पड़ेगा, अजय भी पड़ता है बिहार में, लेकिन साउथ में। तो कुल मिलाकर के आंसर जो बचता है वो बी बचता है कि गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती जो है, ये उत्तर गंगा के उत्तर साइड से नदियों का बहाव इसमें आता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला मुख्यतः कोसी नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान के लिए जाना जाता है? तो ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द अलुवियल प्लेन्स फॉर्म बाय द कोसी रिवर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुपौल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 10 प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देखा। बाकी आप खुद देखेंगे, खुद एनालिसिस कीजिए कि कितने प्रश्न का उत्तर आपने दिया, और कमेंट्स में आपने बताइए कि कितने जवाब आपने सही किया। तब तक के लिए धन्यवाद।